कुछ दिनों से मुझे कहा जा रहा है कि जनाब आपने वो बेनज़ीर और अल जुल्फ़कार के बारे में बहुत झूठ बोले हैं अपनी वीडियोस में या अपने किसी तहरीर में। तो मैंने उनसे सिंपल सवाल ये किया, भाई अगर मैंने झूठ बोला तो जो सच है आप बयान कर दो, इसमें कौन सा कोई बड़ा मसला कश्मीर है। तो वो शख्स जिसने अल जुल्फ़कार की ना उसकी मेंबरशिप है ना वो मतलब अल जुल्फ़कार के अंदर मामलात को जानता है, वो बाहर बैठ के वो क्लेम कर रहा है कि मैंने अल जुल्फ़कार जो विटनेस है जिसके सामने वाक़यात हुए, जो वाक़यात का चशमदीद है, वो उसको चैलेंज कर रहा है। खैर जो भी है, पहले तो फिर मैंने उसको पूछा कि जनाब आपका अपना स्टेटस क्या है, क्या इफ़ यू आर मेंबर ऑफ अल जुल्फ़कार आप बताएं मुझे। कोई जवाब नहीं। तो जवाब ना दारद, और फिर उसके बाद इतनी बातें कि मैं खुद हैरान हूँ। देखिए, मैंने जिन चीज़ों का तज़किरा किया है उनकी कोशिश की है कि एग्जैक्ट डेट भी बताऊं और उसके जितने भी तस्वीरी रेफरेंसेस मुझे मिल सके हैं वो भी मैंने लगाए हैं, तहरीरी भी लगाए हैं। और जिन वाक़यात का मैं चशमदीद गवाह हूँ मैंने बताया है कि ये चीज़ मेरे सामने हुई, और जो जिस चीज़ का मैं गवाह नहीं हूँ, सुनी हुई बात है, उसको मैं बकायदा मुकम्मल जो रेफरेंस है उसके साथ दिया कि मुझे फ़लाँ शख्स ने ये बात बताई इन लोगों के सामने। तो मैंने तो की कोई ऐसी चीज़, जहाँ तक बेनज़ीर का $12 लाख का मामला है, तो ये यस नॉट गालबन बट यकीनन मार्च 1984 की बात, 83 की बात है, या 84 या 83 की, इन दोनों सालों में से कोई बात है। लेकिन बहरहाल आई आई स्ट्रांगली, मुझे यकीन है कि ये 83 की बात होगी। खैर, क्योंकि वक़्त बहुत गुज़र चुका हुआ है। बेनज़ीर जो है वो लीबिया में आई थी और वो वहाँ एक जिसको कहते थे मैदान ग्रीन मैदान, अब शायद उसका कुछ और नाम बदल गया हुआ है, वो सेंटर ट्रिपोली सेंटर में उसके बिल्कुल ग्रीन स्क्योर के पास जो है एक बहुत बड़ा होटल था जिसको फंदकुल कबीर यानी बड़ा होटल के नाम से उसका नाम दिया गया हुआ था। बेनज़ीर वहाँ आई थी और वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मिली थी। वहाँ अब तो बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में नहीं रहे, कर्नल हबीब वगैरह और कुछ शायद हैं भी, अब वो सच बोलेंगे ये मुझे नहीं मालूम, ये तो उनकी अपनी सवाबदीद पर है, जिनमें शायद एक कायम खानी जो कराची का पीपल्स पार्टी का एक वर्कर था वो भी था, और चंद लोग भी थे, अब सब के नाम तो मुझे याद नहीं है। ये अब्बास नामी, जाहिद अब्बास एक लड़का था, वो भी था वहाँ पर, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा था कि सलामुल्लाह टीपू ने बहुत बड़ा गलती की है कि हमारे एक साथी को उसने शहीद कर दिया है काबुल के अंदर, और अब हम उसका बदला लेंगे। उसके बहुत सारे गवाह भी हैं। बहरहाल कर्नल हबीब ने उससे सवाल किया कि अल जुल्फ़कार के मेंबर जो यहाँ मास्कर नासर यानी नासर कैंप में बैठे हुए हैं, आप उनसे भी तो मिलें, उनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है और आप उनसे क्यों नहीं मिल रही। तो बेनज़ीर ने कहा कि अल जुल्फ़कार, मेंबर ऑफ अल जुल्फ़कार, दे आर द क्रीम ऑफ आवर पीपल्स पार्टी। इस तरह की कोई उसने बात की, और सारे लोग जो आज जिंदा हैं वो जानते हैं कि बेनज़ीर ने ये बात कही थी। अब कोई हौसला करता है सच बोलने का तो उसको अल्लाह उसका सवाब अता करेगा, और अगर बात नहीं करनी, चुप रहना है, तो फिर ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे कॉज के साथ गद्दारी है कि हम झूठ बोलें, और मैं एक नज़रियाती बंदा हूँ, मैं हरगिज़
अपनी शख्सी फ़ायदे के लिए या अपने किसी को गलत साबित करने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा। जो फैक्ट्स हैं वही मैंने बयान किए हैं और उनको कोई चैलेंज ना पहले कर सका ना आइंदा करेगा, क्योंकि मैं जो बिल्कुल मुकम्मल फैक्ट्स हैं उसको मैंने बताया है, उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं की, कोई कमी बेशी नहीं की। जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखें, इमानत के तौर पर है, इमानत लोगों के पास मैं पहुंचा दूंगा। आगे लोग उसको झूठ माने या सच माने, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। तो बेहतर ये होता है जो मेरी बात को चैलेंज करता है वो अपना भी तो जो है वो नुक्ता नज़र बयान करे। तो जी हाँ, ये मास्कर नासर यानी नासर कैंप में सालम बिन आमर, अच्छा लोगों को सालम बिन आमर का नाम भी नहीं पता और फिर उसके रेफरेंस भी दे रहे हैं। सालम बिन आमर आया और उसने कहा कि देखो जनाब, बेनज़ीर कदाफ़ी से मिली थी और मैं वहाँ था और एक कैप्टन, नॉट कैप्टन लेकिन वो क्या नाम है, कमांडर था मंसूर, वो भी वहाँ था। हम सब साथियों के सामने उसने कहा कि आप लोगों की फैमिली के लिए की सपोर्ट के लिए बेनज़ीर को कर्नल कदाफ़ी ने $12 लाख कैश दिए हैं। इसके बहुत सारे गवाह हैं। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं जी ये, हाँ मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे सामने ये बात हुई, हमें बताया गया। तो जो लोग आउटसाइडर हैं वो कल को ये बात करें नहीं जी आगा वसीम झूठ बोल रहा है, तो भाई सालम बिन आमर जिंदा है, मंसूर जिंदा है, जाओ उनसे पूछो या उन लोगों से पूछो जो अल-जुल्फ़कार के मेंबर थे। तुम आउटसाइडर हो, तुम्हें कुछ पता भी नहीं और अपनी टांग अड़ा रहे हो। यकीनन और यकीनन बेनज़ीर ने वो पैसे खाए। मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने मुझे बताया कि बेनज़ीर हमें वो उसका हिसाब भी नहीं दे रही और मुझे हैरत है कि उन्होंने आपके घर में सिर्फ 250 रुपये भेजे हैं, जबकि शायद नवाज़ भुट्टो ने अपने भाई को मुखातब करते हुए दमिश्क में, फिर हम उस वक्त आगे हुए थे, तो उसने कहा ओह ओनली 250 रुपीज़ आउट ऑफ 1.2 मिलियन डॉलर्स। फिर एक दूसरे की तरफ भाइयों ने देखा, खामोश हो गए और मुर्तज़ा भुट्टो ने कहा कि मैं इसका जो है ना मालूमात लूँगा। अब एक बंदा जो ना काबल में हमारे साथ था, ना लीबिया में था, ना सीरिया में था, ना कहीं और, वो अब अगर क्या कहते हैं बी पंगा ले तो उसको 100 छितर और हुक्के का पानी उसका हक बनता है कि उसको दिया जाए। रही बात कि बेनज़ीर कितनी ईमानदार थी मैं क्या कहूँ। वो यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें फूड फॉर ऑयल का प्रोग्राम था। वो सारी दुनिया के सामने है कि कितने लोग जो हैं, ये चंद एक इंक्लूडिंग बेनज़ीर और चंद एक लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए कितने इराकी बच्चों को जो है ना वक्त से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। ये फैक्ट्स जो हैं ये कोई मेरे तो बयान करदा नहीं है, इसके ऊपर तो फिर कितने उसके ऊपर करप्शन। यकीनन भुट्टो फैमिली अमीर फैमिली थी, लेकिन जब वो 2 बार इक़्तिदार में आई है बेनज़ीर, और फिर जिस तरह से उसका लैविश लाइफस्टाइल बना है, उससे कबल जब वो 80s में थी एग्ज़ाइल में, तो वो इस किस्म का तो लाइफस्टाइल नहीं था। ज़ाहिर है कि इस किस्म का लाइफस्टाइल बहुत वाफर पैसे से आता है, और इतना वाफर पैसा जिस तरीके से भुट्टो बेनज़ीर ने मुख्तलिफ जगह पर प्रॉपर्टीज़ ली, इन्वेस्टमेंट की, ये भुट्टो फैमिली की जायदाद से या ज़मीनों की कमाई नहीं थी। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। वो कितनी लालच ये तो हमें पता है ना, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको क्या पता। वो चमचागिरी करने के लिए उसकी जो बातें बयान कर देंगे कि जी वो तो ये थी वो थी।
दमिश्क में आती थी तो वो भुट्टो का एक दोस्त था मुर्तज़ा का, उसका क्या नाम, वो एक ज्वेलर था शेरेटन होटल में, उससे वो ज्वेलरी ले जाती थी, पैसे भी नहीं देती थी, फिर मुर्तज़ा वो पैसे पे करता था अपने दोस्त को। मुझे नाम उसका सीरियन था। ये तो मुर्तज़ा खुद उन्होंने कहा हुआ है। गनवा जिंदा है, जाओ गनवा से पूछ लो, वो भी बताएगी। तो ग्रीडी थी वो पैसे के मामले में। मुर्तज़ा भुट्टो ने हम सब साथियों के सामने कहा कि बेनज़ीर सियासतदान कम है और वो बिजनेसमैन ज़्यादा है। वो कहती है कि अगर इक़्तिदार में आना है तो पैसा बनाओ, जैसे वो नवाज शरीफ फैमिली है या चौधरी फैमिली है, वो सियासत में इसलिए कामयाब हैं कि उनके पास पैसा है। ये भुट्टो की बेटी बात कर रही थी। और आज अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं झूठ बोलता हूँ तो वो बहुत ही कमबख्त है, हरामी है, नापाक है, आए मेरे सामने बात करे। तो ये बातें नहीं होती। फिर ये कि भाई मुझे किसी ने बताया कि जी आपने जो उसके बारे में सलामुल्लाह टीपू के बारे में बातें बताई हैं वो तो ऐसे नहीं है। मैंने कहा भी आप बताओ कैसे हैं। तो उस साहब ने कहा जी मैंने किसी सोर्स से मालूम किया कि सलामुल्लाह टीपू जो था उसने जो है वो परवेज शनवारी को 83 में जब काबुल में मारा था, तो मैंने अपनी बहुत पुरानी किसी वीडियो में ये कहा है कि वो उसको अब गाड़ी में बैठा कर ले गया था। एक काबुल के पास, एक नॉर्थ ऑफ काबुल एक जगह है जिसको वहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी झील है, बड़ा कुदरती माहौल, बड़ी अच्छी जगह है। लोग अक्सर जब अमन के टाइम में वहाँ पिकनिक मनाने जाते थे। उसको करगा कहते हैं, वहाँ एक रेस्ट हाउस भी है ये वो। तो सलामुल्लाह टीपू जो है वो शिनवारी को वो करगा लेकर गया था। किसी ने मुझे बताया है कि वो किसी थिएटर में लेकर गया था काबुल के अंदर और उसको शूट कर दिया। बिल्कुल बकवास है, झूठ है। यही मैं कहता हूँ ना, जिन लोगों को पता ही नहीं है वो पंगा ले लेते हैं। नॉट एट ऑल। वो यस वो नशे में था, बहुत ज़्यादा नशे में था। शिनवारी को ये करगा लेकर गया है सलामुल्लाह टीपू। और राजा अनवर ने भी कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, तुम चलो, लेकिन राजा अनवर वहाँ से खिसक गया था। तो जब वो वहाँ करगा पहुँचे हैं तो उसने ये जो एक गाड़ी थी, नीविया उसका नाम था, नीविया रशियन एक गाड़ी थी, उसमें बैठे हुए थे। वो हुकूमती गाड़ी थी। सलामुल्लाह टीपू जो है वो ड्राइव कर रहा था। बर्फ़बारी पड़ी ज़्यादा हुई थी उस दिन। तो सलामुल्लाह टीपू ने गन निकाल कर तो उसके कान पट्टी पे रख दी। तो उस बेचारे ने आखिरी लफ्ज़ ये कहे हैं कि टीपू ये क्या कर रहे हो, ना करो, और फ़ौरन उसने गोली चला दी। जो वाइटल जो ब्लो होता है वो था और वो बेचारा मर गया। तो इसने उसकी लाश निकाली क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी और वैसे भी ये वीरान इलाका था। करगा सिविल वॉर के दिनों में करगा के इर्द गिर्द सारे वो जो गुरीला थे, एंटी गवर्नमेंट, वो वहाँ थे, तो ज़्यादा कोई जाता भी नहीं था। तो इसीलिए उसने यही समझा होगा टीपू ने कि मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ मार के कोई आएगा भी नहीं। तो फिर इसने उसकी लाश को वहाँ दफन कर दिया बर्फ़ के अंदर। अब हम लोगों ने वो जगह भी देखी कि जहाँ पर उसको वो अफ़गान गवर्नमेंट के बाद में बहुत अरसे के बाद हमें वो करगा में लेके गए और एक इंटेलिजेंस अफसर था उनका, उसने बताया कि यहाँ से हमने उसकी लाश निकाली थी। अब हमें कोई कह रहा है कि वो टीपू ने किसी को थिएटर रूम में मार दिया था या सिनेमा में मार दिया था। जिनको इतना ही नहीं पता
कि टीपू ने उसका मर्डर कहाँ किया था, वो मेरी बात को चैलेंज कर रहा है। चले, तो हुआ ये कि उसके बाद वो सलामुल्लाह टीपू जो है वो वापस आया। उसने आकर इसको बताया दूसरे हाईजैकर को, नासिर जमाल को। नासिर जमाल के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन थी, वो बड़ा अपसेट हुआ। उसने कहा ये तुमने क्या किया? तो उसने उसी के घर में उसकी गाड़ी को से जो ब्लड श्लड था वो साफ करना शुरू कर दिया। तो फिर वो एक इंटेलिजेंस अफसर था खाद का, जिसका नाम है, जिससे मैं कई बार मिला भी हुआ हूँ, सरवर मंगल, वो चेक करता हुआ आया और उसने फाइंड आउट कर लिया कि इस गाड़ी में ब्लड है। कुछ ड्रॉप्स रह गए हुए थे, तो फिर उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, टीपू को। लेकिन क्योंकि वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि एक पाकिस्तानी सिविलियन को उसने मार दिया था, तो उन्होंने फिर 2-3 दिन के बाद ही उसको रिहा करके टीपू को बाकायदा बॉडीगार्ड दिए, उसको अच्छा सा घर भी रहने को दिया, गाड़ी वगैरह। तो टीपू के मज़े होना शुरू हो गए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक तो टीपू ने नाहक कत्ल किया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हमारा दोस्त था, लेकिन जो गलत काम है हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं। परवेज शनवारी ने 2 या 3 दिन कबल टीपू को कहा, यार तेरे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन नहीं है, तो मेरे पास एक पिस्टल है, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, यू आर द मोस्ट वांटेड, तो तुम ये पिस्टल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रख लो। जिस पिस्टल से उसका कत्ल हुआ है वो पिस्टल परवेज शनवारी ने टीपू को दी थी। तो यहाँ आके टीपू ने बहुत ही बुरी हरकत की, तो ये उसका जो है मर्डर कर दिया। इनोसेंट था वो, कोई CIA का एजेंट नहीं था, बस राजा अनवर कुछ इनकी शुरू से भी लगती थी, ये अच्छा नहीं समझता था उसको, शनवारी को। हालांकि शनवारी अच्छा आदमी था, बुरा आदमी नहीं था। तो फिर राजा अनवर ने भी इसको बड़ी बातें की, तो क्योंकि टीपू भी उस ज़माने में नशे में ही रहता था ज़्यादातर, तो ये अनफॉर्चुनेट ये ऐसा वाक़या हुआ, जिसके मुहर्रकात मैंने तफसील से भी बयान किए हुए अपनी आई थिंक 8-9 साल पहले की वीडियो में। तो जिन लोगों को नहीं मालूम तो वो चुप रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने तो ना सिर्फ जब मैं काबल 19 दिसंबर 1984 में जब मैं दोबारा काबल गया हूँ, तो थारोली वो खाद के लोगों से और लोगों से मिला और मालूम किया कि क्या रीज़न थे उसके कत्ल होने के, उसके हालात व वाक़यात। तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने मुझे बता दिया। आज अगर कोई दूसरा बंदा अपनी कोई बात लिखता है तो अपना सोर्स भी तो बताए। देखिए, मेरा सोर्स ये है, सबसे रिलायबल सोर्स ये है कि जिस वक्त सलामुल्लाह टीपू ने उसका मर्डर किया है, उस वक्त मेरे 2 भाई अल जुल्फ़कार के फ़कत 2 मेंबर रह गए थे काबल में, जो मेरे 2 भाई थे। और जो मेरे भाइयों के सामने वाक़यात हुए हैं वो किसी और के सामने नहीं हुए। तो उनसे मैंने मुकम्मल डिटेल ली हुई है, उनको नोट किया हुआ है। वो जगह जहाँ टीपू ने मारा वो जगह मुझे पता है, और बहुत सारी बातें हैं। तो ये बकवास कर रहे हैं लोग कि जी उसको थिएटर में मार दिया, ये कर दिया, नहीं। और फिर ये भी मुझे बताया गया कि भाई वो रेडियो काबल ने अनाउंस किया कि उसकी डेथ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, वो अल जुल्फ़कार का मेंबर था, ट्रिपोली चला गया, दमिश्क चला गया। नो, झूठ है, पक्का झूठ, सफ़ेद झूठ। उन्होंने सिर्फ ये अनाउंस किया था रेडियो काबल में कि PIA का जो हाईजैकर था, जिसने 1981 में हाईजैकिंग की थी, सलामुल्लाह टीपू, हत्यारा
अगवा और एक शख्स को कत्ल करने में, वो कौन था, तारक रहीम, उसको अफगान रेवोल्यूशनरी अदालत ने सजाए मौत दे दिया, बस क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस वालों ने जो उसका किया हुआ था बायकॉट अफ़गानिस्तान का, वो किसी तरीके से हाईजैकिंग के बाद जो है वो उन्होंने बायकॉट कर दिया था कि वहाँ कोई फ़्लाइट नहीं जा सकती थी ये, और बहुत सारी फजूल बातें जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है कि अफ़गान शहरी रखने वाला परवेज़ शिनवारी ठिकाने लगा दिया जाए। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। मुर्तज़ा भुट्टो ने कभी भी, वो मुर्तज़ा भुट्टो का दोस्त था और अच्छा आदमी था, बुरा बंदा नहीं था, ना वो मुखबर था, ना ही वो CIA का बंदा था। इन लोगों को पता है कुछ नहीं और अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। और बाबा, पहली बात तो ये है कि वो उसके पास जो नेशनैलिटी थी वो पाकिस्तान की थी, अफ़गान शहरियत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि वो मुर्तज़ा भुट्टो का और शाहनवाज भुट्टो का इत्तमादी बंदा था, बहुत इत्तमादी था, और सुहेल सेठी का भी वो बहुत अच्छा दोस्त था। तो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, असल में हुआ ये था। और हाँ, मज़ाइल की फराहमी में बदनवानियाँ भी की थी। अब जहालत की इंतहा है, उस बेचारे का मज़ाइल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। मज़ाइल जिस आदमी ने, मज़ाइल सीधे डायरेक्ट काबुल से पाकिस्तान पहुंचाए गए थे, ओके। और शिनवारी के कत्ल से बहुत पहले शिनवारी को तो इसका इल्म भी नहीं था। जो शख्स मिसाइल लेकर गया वो आज भी जिंदा है, और जिस किस्म ने ये, जिस बंदे ने, जिसने भी ये दावा किया है कि मिसाइल की फ्राहमी में उसने कोई करप्शन की थी, बुलशिट। जिसने भी ये लिखा है वो जाहिल तरीन आदमी है, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, इनको जब ये मालूम हुआ कि सलामुल्लाह टीपू ने उसका कत्ल कर दिया है, तो वो हमारे सामने रोए थे, और वी नो कि उनके जेन्युइन आंसू थे, उनको शॉक लगा था, वो कोई दिखावे के नहीं थे, उन बेचारों का चेहरे उतरे हुए थे। और परवेज़ शिनवारी हरगिज़ ना गद्दार था, ना उसने कोई करप्शन की थी। वो एक, मैं समझता हूँ कि एक गलत वक्त में गलत जगह पर आ गया, और उसको, और वो काबुल असल में आया इसलिए था कि टीपू सलामुल्लाह, अब हमें तो पता ना सारी चीज़ों का, सलामुल्लाह टीपू जो है जनवरी 83 में सबसे पहले मेरे पास आया। उसने कहा कि भाई हम अपनी तंजीम दोबारा बनाते हैं, ये जो शहजादे हैं ये कुछ कर नहीं सकते, माँ बाप बहन भाई सारे फैमिली मेम्बर जो हैं वो हमारे गिरफ्तार हुए हैं, हमने उनको छुड़ाना है, और अगर तंजीम ख़त्म हो गई तो उनको तो ज़िया हैंग कर देगा। तो ये अब हमारा ज़ाती मसला बन गया हुआ है। उसने मुझे कहा सबसे पहले कि जनाब हम जो है काबुल जाते हैं, काबुल जा, तुम्हारे ऑलरेडी 2 भाई वहाँ पर हैं, मेरे साथ कयूम भट्ट भी है, और लोग भी हैं, अफ़गान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं, और फिर लीबिया वाले हमें सपोर्ट करेंगे। तो मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह जो है ये काम नहीं कर सकते, ये हम लोग काम कर सकते हैं, वाई डोंट यू जॉइन मी। मैंने उसको कहा देखो, तंजीम की जो बुनियाद है वो भुट्टोज़ के ऊपर है, अगर भुट्टोज़ ठीक है, उन्होंने जो है एहसान भट्टी और दूसरे इस किस्म के लोगों को अपने ज़्यादा नज़दीक कर लिया, नहीं करना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए, हमें होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले हैं, ये लोग तो खाने पीने वाले हैं, पैक बनाने वाले हैं, इनका तो कोई कमिटमेंट भी नहीं है, ना ही इनकी कोई फैमिली मेम्बर जेलों में है। लेकिन ये एक्सट्रीम होएगा कि हम उनको बाईपास करें, तो मैं इसके ऊपर एग्री नहीं था। इसमें मसरूर एहसन ने भी उसको समझाया, मेरे सामने की बात है, उसने कहा टीपू इतना तेज ना जाओ प्लीज,
रुक जाओ। लेकिन टीपू बड़ा जज्बाती लड़का था, उसने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि भाई मैं जा रहा, अच्छा वो किस एयरपोर्ट, इनको तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे, वो जनाब वाली तुर्किश पासपोर्ट के ऊपर उसने ट्रैवल किया था त्राबलस से दिल्ली तक। और उसने मुर्तज़ा भुट्टो को ये बताया कि मुझे 6-7 आदमी दो, हम जाके वहाँ ज़ियाउल हक आ रहा है, वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस है नॉन अलाइन कंट्रीज़ की, तो वहाँ मैं दिल्ली में जाऊँगा और उसको जाके शूट कर दूँगा। आई डोंट नो मुर्तज़ा वगैरह ने ऐसे ही, हालांकि ये पॉसिबल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि टीपू ने ये काम करना भी नहीं था, उसका प्रोग्राम कुछ और था, मैं जानता हूँ ना। उसका प्रोग्राम ये था काबुल में आना, काबुल में आके अपनी तंजीम को बनाना, जिसका वो लीडर होगा, उसमें कयूम भट्ट शामिल होगा, उसमें फलां फलां लोग, इवन राजा अनवर वाज आल्सो इन्वॉल्व इन इट। तो ये प्लान था। लेकिन क्योंकि लीबिया से वो हर सूरत में निकलना चाहता था, तो उसने निकलने का यही प्रोग्राम बनाया कि मैं ज़िया को मारने जा रहा हूँ। हालांकि वो मुझे ये कह के गया कि मैं तुम्हारा काबुल में वेट करूँगा। तो ये हाँ, शिनवारी को मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह ने इसी मिशन के लिए ये टास्क दिया था कि तुम जाओ वहाँ काबुल में, हमारा कुछ असला पड़ा हुआ है, वो उसकी कस्टडी में था एक लड़का दूसरे हाईजैकर की, तो वहाँ से जाके ले आओ असला, और ये असला दिल्ली पहुँचा दो। दिल्ली पहुँचेगा तो टीपू वहाँ आके वो उसको रिसीव करके तो वो ज़िया के ऊपर अटैम्प्ट कर देगा। मैं ये समझता हूँ कि मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह उसकी बातों में आगे, टीपू का हरगिज़ ज़िया को, यानी वाज़े तौर पे वो तो लीड करना चाहता, और अगर ज़िया के ऊपर अटैम्प्ट करता तो डेफिनेटली वो मारा जाता वहाँ पर। तो उसके जो, अच्छा जाना मैंने था, लेकिन वो मेरा जो पासपोर्ट नाम था उसमें नौरोज़ लिखा हुआ था, जाली पासपोर्ट थे कबायली का, तो वहाँ एक और भी नौरोज़ था। तो उन्होंने बजाय मेरे, लिबियन तो लिबियन के काम भी अनोखे होते हैं, उन्होंने मेरे पासपोर्ट की बजाय उस एक पश्तून साथी था उसका पासपोर्ट दे दिया, जिसके ऊपर खरूज नहाई लग गया। खरूज नहाई का मतलब होता है डिपार्ट, आप यहाँ से निकल रहे हैं, तो उसके बगैर वो कोई मुल्क लीबिया छोड़ नहीं सकता खरूज नहाई के बगैर। तो वो बेचारे ने फंसना था, तो वो उस मेरी जगह वो चला गया। तो वो दिल्ली में, दुबई में जो भी कुछ हुआ उसकी भी एक लंबी डिटेल है कि वो कैसे गिरफ्तार हुए ये वो। हालांकि ये रूट उनको बनाना ही नहीं चाहिए था, सिंपल ये था। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये राउट जो बनाया गया त्राबलस टू दुबई, दुबई टू दिल्ली, ये बनाना ही नहीं चाहिए था। असूलन ये था कि त्राबलस टू दमास्कस, दमास्कस टू डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली जाती है उसकी, सीरियन एयरलाइन की। आई डोंट नो कि किन्हों ने मशवरा दिया ये राउट इनका बनाओ और इनको भेज दो वहाँ। तो वहाँ जाके ये गिरफ्तार हो गए वो साथी, वहाँ इनको इंटेरोगेशन हुई, उन्होंने बता दिया कि हम ज़िया को वहाँ मारने गए हैं, और ज़िया ने तो आने से इनकार कर दिया था दिल्ली। फिर वो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पूरी गारंटी दी, बल्कि ना सिर्फ गारंटी दी बल्कि अपने बॉडीगार्ड्स को भी साथ, पाकिस्तानी बॉडीगार्ड्स भी उसके पास के, ज़िया के ये सारा जो था। लेकिन उससे पहले ही ये वहाँ पहुँच गया, ज़िया के आने से पहले ही ये सलामुल्लाह टीपू जो है वो काबुल पहुँच गया। तो ये राजा अनवर ने अपनी किताब में सारा बकवास लिखा है कि वो इंतज़ार करता रहा, वो निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर गया। हालांकि निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ पर जनरल ज़िया 1983 में आया भी नहीं था। और राजा अनवर ने लिख दिया कि टीपू जो है कैमरा लेके, क्योंकि उसके पास असला नहीं था इसलिए उसको मार नहीं सका, कैमरा लेकर उससे 2 या 3 फुट के दूर पर उसकी फ़ोटोज़ खींचता रहा। अगर उसके पास शिनवारी उसको असला पहुंचा देता तो वो उसको शूट कर देता। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। चलो मेरी बात के ऊपर ना मानो यार, पता कर लो, हेड ऑफ स्टेट था ज़ियाउल हक पाकिस्तान का,
जब वो नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया है कि वो वहाँ गया था दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, पता चल जाएगा अभी 2 मिनट में। ऐसे ही बकवास करते हैं लोग। ही डिड नॉट गो देयर। तो ये सारा एक झूठ है, और लोग राजा अनवर की नकल करते हुए वो अब ये लिख रहे हैं कि जी बदनवानी उसने मिसाइलों में की। मिसाइल का तो उस बेचारे से ताल्लुक ही नहीं था। हमें चैलेंज करते हो जिनकी आंखों के सामने सारी चीज़ें हुई। तो ये रही बात उसकी सलामुल्लाह टीपू को जो उन्होंने फांसी दी, उसके पीछे ये नहीं था कि शनवारी को उसने मारा था, नो, या उसने हाईजैकिंग की थी। एक जिसका मैंने तफसीली जिक्र अपनी पुरानी वीडियोस में किया हुआ है, तो आप सुन सकते हैं। वो उसके हाथों एक अफ़गान शहरी का कत्ल हो गया था। राजा अनवर ने मुखबरी की कि भाई वो बंदा इसने मार दिया, हालांकि राजा अनवर के कहने के ऊपर उसने मारा था। तो वो उस केस में पकड़ा गया था और उस केस में उसको सजा हुई थी। उसका नाम भी मैंने सारा मेंशन किया उस अफगानी का। तो इस दौरान बेनज़ीर जो है वो अप्रोच करती रही गवर्नमेंट ऑफ, यानी डायरेक्ट डॉक्टर नजीब को कि इसको सलामुल्लाह टीपू को फांसी दो। तो मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह ने भी जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि भाई इसको हमारे हवाले करो या इसको फांसी दो। इस दौरान क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ कोई और वहाँ नहीं था अल-जुल्फ़कार का मेंबर, सिर्फ मेरे 2 भाई थे। हाँ, एक नशा खान था, लेकिन उसको उस वक्त तक तंजीम से निकाल दिया गया था, नशा खान को और बाबा मोहसिन को। वो इसलिए निकाल दिया गया था कि जब 1982 में लीबिया से हम अफ़गानिस्तान से जब लीबिया चले गए थे अक्टूबर 1982 में, तो वहाँ सिर्फ ये बाबा मोहसिन बेचारा और नशा खान रह गए थे, और जिन्होंने मुर्तज़ा की इजाज़त के बगैर ट्राइबल अल-जुल्फ़कार बना ली। मुर्तज़ा भुट्टो को जब पता चला कि ट्राइबल अल-जुल्फ़कार बन गई है, तो उसने इनको कहा कि ये तुमने क्यों बनाई है, मेरी इजाज़त से तुम्हें, तो वो इस वजह से वो उनको तंजीम से खारिज कर दिया गया। इसके कुछ दिनों के बाद मेरे 2 भाई पाकिस्तान से इस्केप करके काबुल में आके पनाह ले लेते हैं। उससे कोई 2 माह के बाद सलामुल्लाह टीपू काबुल आता है। उसके साथ उससे पहले सलामुल्लाह टीपू से पहले परवेज़ शिनवारी आया। परवेज़ शिनवारी जो है वो आया और उसको ये भी इजाज़त थी कि वो जाके काबुल से अपने इलाके में चला जाए और अपने बच्चों को भी मिल ले, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यहीं काम पहले निपटा लूँ फिर मैं जाऊँगा। लेकिन बेचारे की वो मौत आई हुई थी। तो इस दौरान वो जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि सलामुल्लाह टीपू ही इज़ इन समवेयर इन इंडिया, तो वो पागल कुत्तों की तरह उसका पीछा करना शुरू हो, क्योंकि उनको ख़तरा था ये ना हो कि ये ज़िया पर अटैम्प्ट कर दे और अगर कुछ हो जाएगा तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारे मुल्क में जो है ना पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट मारा गया। तो लेकिन वो शुनीद है कि वो अपने जो आबाई इलाका था जहाँ से ये माइग्रेट करके आए थे, बरेली शरीफ के पास कोई इलाका है समवेयर देयर, तो वहाँ से ये जो है वहीं चला गया था। तो इस दौरान जो है उसको एक अफ़गान वहाँ डिप्लोमेट मिला और उसने उसको कहा कि यार मुझे जो है मैंने काबुल जाना है, तो उसने उसको क्या कहते हैं वीज़ा लेकर दे दिया। और क्योंकि फ़्लाइट्स जो थी बर्फ़बारी की वजह से रुकी हुई थी, तो अचानक वो मौसम क्लियर हो गया, उन्होंने अनाउंस कर दिया चलो जी फ़्लाइट टू काबुल।
तो वो इस तरह काबुल में उसी फ्लाइट में आ गया। जब ये काबुल पहुंचा है तो वहाँ पर ये सीधा गया है अपने कज़न के पास, वहाँ बड़े प्यार से रहे हैं। फिर उसके बाद परवेज़ शनवारी का उसको पता चला। परवेज़ शनवारी ने कहा, परवेज़ शनवारी को जो है ना वो हुकूमत अफ़गानिस्तान ने वही घर दिया हुआ था जो भुट्टोज़ को दिया हुआ था, भुट्टोज़ भाइयों को। तो फिर ये काबुल में जब आया, परवेज़ शनवारी ने उसको कहा तुम मेरे साथ रहो। तो ये बड़े अच्छे इनके टर्म्स ताल्लुकात हो गए थे। फिर वो राजा अनवर भी इन्वॉल्व हो गया, ये वो। तो ये क्योंकि सारे वाक़यात ये उस वक्त के हैं कि जब मेरे भाई जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो अल-जुल्फ़कार से रिलेटेड बंदे जो थे वो उस वक्त प्रेजेंट थे काबुल के अंदर, और सारे वाक़यात उनके सामने हुए हैं। फिर एक और शख्स कौसर अली शाह, पीपल्स पार्टी का लाहौर का एक बड़ा पुराना वर्कर था, वो भी वहीं था। वो तो ऑलरेडी तंजीम से उसको निकाल दिया गया था। गलती की थी मुर्तज़ा ने, वो बड़े सिंसियर लोग थे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सब ने बड़ी स्ट्रगल की हुई थी। आई डोंट नो द रीज़न, आई नो द रीज़न के क्यों निकाले, लेकिन वो यहाँ बताने के काबिल नहीं है। तो ये जो है वो बेमकसद में उसको भी गद्दार करार दे दिया था, हालांकि वो गद्दार हर किस नहीं था, कट्टर बटोइस्ट, और बड़े काम किए हुए थे उसने पार्टी के लिए। और इतना उसका लिबिया में इतनी बड़ी उसकी जॉब थी, लेकिन अल-जुल्फ़कार की खिदमत के लिए उसने सारे अपनी बीवी बच्चों समेत ही केम टू काबुल। लिबिया की बड़ी अच्छी नौकरी छोड़कर, वैसे भी वो अच्छी फैमिली से, बड़े खाते पीते फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ज़िया के साथ हाथ मिला लेता तो कब कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। ये पैकेजेस और ये सारी बड़ी फैमिलीज़ जो हैं, ये इनकी कज़लबाश फैमिलीज़ और ये वो। पर आई डोंट नो, ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि कौसर अली शाह जैसे सिंसियर आदमी को मुर्तज़ा वगैरह ने गद्दार करार दे दिया, हालांकि वो गद्दार नहीं था। बल्कि राजा अनवर ने जो उनका असैसिनेशन का जो प्रोग्राम बनाया हुआ था उसको फेल करने में, उसको एक्सपोज करने में इस फैमिली का पूरा हाथ है। उसके बावजूद इन्होंने मैं तो यही बेवकूफ़ी कहूँगा, इतनी उम्र नहीं थी, इतना तजर्बा नहीं था, गलत लोगों की बातों में आके तो उन्होंने एक सिंसियर आदमी को जो है ना वो गद्दार करार दे दिया। और हम जानते हैं कि उसके दिल पर क्या बीती थी। खैर, उस वक़्त कौसर अली शाह भी वहाँ मौजूद था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेन जिन बंदों को हम कह सकते हैं कि जो वहाँ मौजूद थे, दो मेरे भाई आगा नदीम, आगा वलीद और कौसर अली शाह, जो इनकी बात है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ज़ाहिर है मेरे भाई मुझे नहीं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये इन लोगों को देंगे जो ना अल-जुल्फ़कार के मेंबर थे। या ये बातें सारी, और बिल्कुल इसके ऊपर तहकीक करें तो आपको फैक्ट्स पता चल जाएंगे। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं जो कि बेवकूफ़ किस्म के लोग, जिनकी कोई पर्सनल, ना इनका कोई वहाँ कोई तजर्बा है, ना ये मेंबर हैं, ना इन चीज़ों को जानते हैं, सुनी सुनाई बातें इधर से जी, कितना नॉनसेंस कि जी वो सलामुल्लाह टीपू और काबुल रेडियो ने ये अनाउंस कर दिया। वो उन्होंने सिंपली ये कहा था कि हमने उसको इसलिए कि उसने हाईजैकिंग की थी और एक बंदे का कत्ल किया था, इस जुर्म में उसको फांसी दे दी। ये उनकी कवर स्टोरी थी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी जो मैं बयान कर चुका हूँ कि उसने एक अफगान शहरी को जो ऑफिशियल था उसको मारा था। इसी वजह से उसके ऊपर मुकदमा चला था। दूसरा परवेज़ शनवारी हाईजैकिंग वगैरह के केस का तो उन्होंने टच भी नहीं किया था। तो ये इसलिए ये जो है ना, ये इन लोगों ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, जो बहुत बुरी बात है। तो ये जो मतलब सलामुल्लाह टीपू को फांसी देने की डिमांड जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो ने भी की थी, या उसने कहा था या हमारे हवाले कर दो या इसको तुम खुद ही सज़ा दे दो। बेनज़ीर ने डिमांड, डॉक्टर नजीब ने खुद कहा हमें सामने बैठा कर के, जी हमने कहा कि जी तुम्हारी पार्टी की लीडर बेनज़ीर है, वो कंट्रोल सारा कर रही है इस वक्त,
वो यहाँ अफ़गानिस्तान आए, हमें ज़ुबानी बताए हमें कि भी इसको आप मार दो, हम उसको फांसी दे देंगे। वो तो मुर्तज़ा वगैरह की जो डिमांड थी उसको तो वो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि जी ये बेनज़ीर है, बेनज़ीर है, बेनज़ीर वहाँ नहीं गई, लेकिन वो फ़ोन भी करती रही। आखिर में डॉक्टर नजीब ने कहा अच्छा वो बेनज़ीर जो है अपने साइन करके बता दे कि हम इसका जो है ना सज़ा दो तो हम दे देते हैं। बेनज़ीर का जो है वो उन्होंने हमें पर्सनली उन्होंने उसके ये दिखाए, मुर्तज़ा भुट्टो के बेनज़ीर के साइंस के भी उसको जो है ना आप फांसी दे दो। अब मुझे कोई कहे कि जी नहीं जी बेनज़ीर उसमें शामिल नहीं थी, हाँ, तो मैं उसको क्या कहूँ, फिर जूतियाँ ही मारूंगा। तो फिर और मैं ये भी जानता हूँ कि ये लेटर कौन लेके गया था मुर्तज़ा भुट्टो का। ये वो बंदा आज भी जिंदा है, सरदार सलीम। सरदार सलीम स्पेशली सीरिया से काबल गया, जिसने डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो ख़त तमाम वो पर्सनली डॉक्टर नजीब को हैंड ओवर किए, जिसमें उसको यानी कहा गया कि आप इसमें उसको फांसी दे दें। तो आज हम एक वो पूछो ना उसको, वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, वो रावलपिंडी का जो सेनेटर भी था, सरदार सलीम, वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। ओके, जाओ उससे पूछो। तो ये तो सारे फैक्ट बेस्ड बातें हैं। वहाँ फिर ये वो एक सरदार वली कुकी खेल था, उसने देखा ये नशे में बड़ी बातें कर रहा है, तो उसने इसको बड़ी गालियाँ भी दी सरदार सलीम को। तो वो वहाँ चीखे मार के रो रो के कह रहा था मुर्तज़ा भुट्टो को हिंदुस्तान ने भी निकाल दिया, दिल्ली वो क्या नाम है वो इंदिरा गांधी ने कहा अपने कुत्तों को हिंदुस्तान से निकाल लो, हमें लीबिया ने निकाल दिया है, सीरिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उसने पकड़ लिया उसको, उस पे बचे, ये तुम क्या करता है, सारी बातें तंजीम की खोल के तो अफगानियों को बता रहा है। इसके ऊपर यही वजह बनी थी कि डॉक्टर नजीब को मालूम हो गया कि ये बड़ी वीक पोजीशन में है, मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह इनके कोई बेसिस नहीं है, इसलिए उसने टफ से टफ जो है ना ये इनके ऊपर वो कंडीशन लगाना शुरू कर दी, आप ये भी करोगे, आप वो भी करोगे, तब मैं जाके आपको बेच दूंगा, ये करूंगा। तो मुर्तज़ा भुट्टो एक्चुअली मानता है, ठीक है ठीक है। शाहनवाज भुट्टो ने कहा नहीं, ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ऊपर से बेनज़ीर जो थी वो फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, शाहनवाज को कह रही थी कि तू मुर्तज़ा नहीं आता तो उसको छोड़ो, तू मेरे पास आ जा। फिर वहाँ ये इनका लड़ाई हुई है, मुर्तज़ा भुट्टो ने पैंटा लगाया था उसको शाहनवाज को, और शाहनवाज ने हमें खुद बताया, उसके निशान लगे हुए, उसने कहा मैं तंजीम छोड़ के जा रहा हूँ, आई हैव नथिंग टू डू विद अल जुल्फ़िकार एनी मोर, आई एम लीविंग यू गाइस। उसने साफ ये बात कही। और मैं अकेला नहीं था वहाँ, कम से कम हम 10 लोग थे जिनके सामने ये बात हुई। तो ये आज हमें कोई कह रहा है कि जी बेनज़ीर तो इन्वॉल्व नहीं थी, बेनज़ीर तो पूरी पूरी इन्वॉल्व थी अल जुल्फ़िकार में। इन लोगों को क्या पता, ये तो मज़े से इधर उधर बैठे हुए थे, उस ज़माने में सफ़र तो हम कर रहे थे। तो इसलिए ये मेरी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ शौके ते आए सामने जे मैं उन्होंने हाल बुरा ना कर दिता, जैसे राजा अनवर को मैंने सोशल मीडिया से भगाया है, ऐसे ही उन लोगों को ना बनाओ, मेरा नाम बदल देना। झूठे हैं ये लोग, मैं सच बोल रहा हूँ ना, और फिर चैलेंज करता हूँ। सच्चा वो होता है जो अपनी बात पर गया, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो इसलिए किस्सा मुख्तसर कि सलामुल्लाह टीपू एक ना तो वो ज़िया का बंदा था, नो, हाईजैकिंग अल जुल्फ़िकार ने करवाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, और ये वो पंजाबी में कहते हैं ना अन्य हाथ बटेरा आया, ऐसा ही हुआ था
कोई ट्रेंड भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। ये सारे एफर्ट्स हाईजैकिंग के लिए, सारी हमवार ज़मीन जो की थी टीपू और उसके कुछ साथियों ने की थी जो कराची में थे, जिनके पूरों के नाम जो कुछ तो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, बाकी यू नो। तो ऐसे फजूल है जी। और टीपू ने, असल मसला यही था कि वो टीपू जो था, और दूसरी एक कंडीशन ये भी थी कि टीपू के जो बहुत वांटेड हो चुका हुआ था, अगर वो बाय रोड जाता पाकिस्तान कराची से काबल की तरफ तो पकड़ा भी जा सकता था। उसके पास अब एक तो प्लान लेके आया था हाईजैकिंग करनी है, और जब उसको मैसेज मिला कि अभी तुम हाईजैकिंग का रोक दो, तो उस वक्त बहुत लेट हो गया हुआ था। उसने कहा मुर्तज़ा ये समझ रहा कि मैं डर गया हूँ, नहीं, मैं तो हर सूरत में या मर जाऊंगा या हाईजैकिंग करूंगा। उससे एक दो दिन के बाद उन्होंने प्लान उठा लिया, और जो आदमी मैसेज लेके गया था वो भी जिंदा है। ओके, तो ये हरगिज़ ये बात झूठी है। अगर बेनज़ीर ने कही है या गनवा ने कही है या किसी ने भी कही है कि वो ज़िया का एजेंट था, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। वो हरगिज़ ज़िया का एजेंट नहीं था, पीपल्स पार्टी का हमदर्द था और भुट्टो का शुदाई था। गलतियां उसने ज़रूर की हैं। सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि वो एक इनोसेंट आदमी की जान ली जो उसको नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि शनवारी ने तो अपनी बंदूक उसको दे दी थी यार, क्या वो पिस्टल। फिर ये हरकत करना, आई थिंक यहाँ आके टीपू के किरदार पर क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए उसने बड़े काम किए, उसकी सारी फैमिली है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। ना वो किसी का एजेंट था, जोशीला लड़का था, बहादुर था, लेकिन शायद ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ भी था। तो ये सच है। बाकी उसकी कोई कहता कबर वबर, ये सब बकवास करते हैं। ओके, उसकी आखिरी मुलाकात सिर्फ मेरे दो भाइयों से हुई है। उसने जो पिक्चर्स दी हुई थी, कुछ चीज़ें दी हुई थी, वो मैंने कुछ तो मुर्तज़ा को दे दी, एक दो मैंने यहाँ इंटरनेट के ऊपर भी लगा दी थी। तो बाकी उसने आखिर में कहा है मेरे भाइयों को कि मैं गिल्टी फील करता हूँ कि मैंने उसको नाहक मारा है, और अगर मैं ज़िंदा होता तो मैं राजा अनवर को नहीं मैंने छोड़ना था, अगर मैं जेल में ना होता तो। बहरहाल ये तमाम बातें जो है ना इस तरीके से हैं। बाकी ये जो लोग बकवास कर रहे हैं, इनको ना हकीकत का पता है। और हाँ, फिर मैं उनको आखिर में यही कहूँगा कि आए मेरी किसी बात को चैलेंज करके तो देखें। जे मैं तुन के ना रह देता ना, मुझसे ज़्यादा किसी ने थॉरो वर्क नहीं किया, और मेरे पास वो चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास नहीं है। और ये मैं था जिसने राजा अनवर की वो किताब द टेररिस्ट प्रिंस का जवाब दिया और उसको झूठा साबित किया। तो ऐसे आप लोग पंगा मुझसे लें तो फिर वो तो खुदकशी करने के इरादे में ही है ना। फिर भी आखिरी बात यही है, दे आर मोस्ट वेलकम, कम, मैदान है सामने, इधर उधर फूसियाँ ना मारो, डायरेक्ट बात करो, फिर देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। जहाँ तक बात यह है कि अख्तर बेग के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने झूठ बोला कि वो अल जुल्फ़कार के वो जो हाईजैकर से उनको लेकर आया। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठ है। अख्तर बेग एक रासगो भी बंदा है, और उसके अलावा वो जो दिल में होता है मुंह पर भी करता है। और अल जुल्फ़कार का मोस्ट सीनियर बंदा है जिसकी आंखों के सामने हाईजैकिंग की प्लानिंग भी बनी, हाईजैकर्स प्लेन भी लेकर आए, और ये इतना ही इन्वॉल्व है जितना, यानी अल जुल्फ़कार के मामलात में इतनी ज़्यादा इसकी मालूमात हैं, और ये इतना ही इन्वॉल्व है जितना अल जुल्फ़कार के लोगों को, जो क्या कहते हैं, मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह को सारी प्लानिंग वगैरह इसी के सामने होती थी, और ये सारा वहाँ मौजूद होता था। और इंतहाई काबिल इतबार आदमी था भुट्टो साहब का। और इसके पास जो मालूमात हैं वो किसी दूसरे के पास
नहीं हैं। और ये है कि ये उसको बरमला इजहार भी करता है, झूठ वूठ ये नहीं बोलता, सख्त ज़ुबान का सख्त है, दिल का अच्छा है। बहरहाल अगर कोई बेंचोद ये कहता है कि अख्तर बेग झूठा है, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत आदमी है, एजेंसियों का बंदा है। और ऐसे आदमी को जो है ना, या तो वो खुलकर सामने आए, दूर दूर से छुप के तीर चला रहा है तो फिर आगा वसीम उसका जो हाल करेगा वो दुनिया देखेगी। तो ये अख्तर बेग की कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये कट्टर भट्टोइस्ट, भट्टो ख़ानदान का बहुत लॉयल, और इसने अपनी पीक के ऊपर अल-ज़ुल्फ़कार को ज्वाइन किया। इसका कैरियर सारा बन चुका हुआ था, हर चीज़ के लिहाज से ये खुद कफ़ील हो चुका हुआ था। लेकिन ये जब भुट्टो उसके कॉल के ऊपर इसने ज्वाइन किया अल-ज़ुल्फ़कार 1980 में, और आखिरी वक्त तक ये उनके साथ रहा और काम करता रहा उनके लिए। इसकी बेटी का जो बहुत खूबसूरत बच्ची थी, 4-5 साल की बेटी थी इसकी, वो ये तो उस वक्त लीबिया में आ गया हुआ था। इसका भाई वगैरह सारे वो आसफ भट्ट और दूसरे साथियों को पनाह देने की वजह से गिरफ़्तार हो गए हुए थे। उसका अपना ज्वेलरी की शॉप थी रावलपिंडी में, और अच्छे खासे खाते पीते घर से उसका ताल्लुक़ हो चुका हुआ था। मेहनत इन लोगों ने, सब भाइयों ने की, ख़ास तौर पे बेग ने। और ये सच है कि जब उनका कारोबार वगैरह सारा बंद हो गया, भाई गिरफ़्तार हो गए, माँ बाप जेलों में चक्कर लगाना शुरू हो गए, तो गुर्बत की वजह से जो है उनको बहुत सारे मसाइल, कोई उनका सपोर्टर नहीं था। तो जिस ज़माने में बेनज़ीर ने $12 लाख कर्नल कज़ाफ़ी से इस नीयत से लिए थे कि ये कारकुनों के घरों में पहुंचाएगी, उसी ज़माने में अख्तर बेग की बेटी बीमार हुई। उसका अपने चचा से बड़ा लगाव था, वो जेल में चला गया। तो इस दौरान वो बीमार हो गई, और इसके माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप जो थे, वो अपने गुजारे के लिए कागज़ के लिफाफे बना के दुकानदारों को बेचते रहे। तो वो बेटी इसकी ऐसी बीमार हुई कि उसके इलाज के लिए इनके पास पैसा नहीं था, जबकि $12 लाख जो है वो बेनज़ीर की जेब में पड़े हुए थे। ओके, दिस इज़ रियलिटी। और मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी बैंचोद को आए मेरे सामने, तो वो जनाब वो उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, देन शी डाइड। उसकी मौत किसके हाथ में मैं देखूं? हैं, बताए ना। ये जो छुप छुप के वार कर रहे हैं कि आगा वसीम झूठ बोलता है, सामने तो है ना। तो ऐसे फजूल बात नहीं करनी चाहिए। अख्तर बेग हो, आगा वसीम हो, या कोई भी जिन्होंने प्रैक्टिकल काम किए हुए हैं, उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। और हाँ, सामने आए, डिबेट कर लें, मैं उनका वो अंजाम करूंगा जैसे राजा अनवर का किया। वो सोशल मीडिया से ऐसा भागा है, उससे पहले तो उसने बहुत तैयारियां की हुई थी, फोटोएं लगाई हुई थी, ये किया हुआ था। कहाँ गया? राजा अनवर से ज़्यादा कोई कनिंग है इनमें से? क्योंकि सच है मेरे पास, सच का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोई बैंचोद, कोई माचोद छुप छुप के वार ना करे। अगर असल का है तो मेरे सामने मेरी बातों का जवाब दे। वो कौन है, आए मेरे सामने, मैं उसका हाल क्या करूँगा। मुझे झूठा कहते हो, हर चीज़ सामने। मेरे पॉलिटिकल वर्क का तो खैर आप वो उसमें का लेवल क्या है? लेवल तेरा क्या है बैंचोद, कंजरी के बच्चे, हरामजादे? बोल, तेरा क्या है लेवल? लेवल क्या है? तू माचोद यहाँ पर ये बताना जा रहा है कि तू बड़ा हाई लेवल का बंदा है। मैंने तो कभी दावा नहीं किया। मैं तो अल-ज़ुल्फ़कार में भी जो ज्वाइन किया है, एज ए वर्कर ज्वाइन किया है। आखिर में मुर्तज़ा भुट्टो ने मुझे क्लोज किया था, क्योंकि मेरी बातें, मेरा विजन, मेरी नीयत, हर चीज़ साफ थी। जो मैं उसको कहता था फैक्ट थे। देन ही रियलाइज्ड, लेकिन बहुत लेट रियलाइज़ किया। और अगर शुरू में मैं मुर्तज़ा भुट्टो के साथ होता, वो मुझे ज़्यादा आगे लेके रखते, तो तंजीम
का हाल ही कुछ और होना था। ज़िया एक नहीं 10 ज़िया को हमने मार देना था। लेकिन बहरहाल उनकी गलती कि उन्होंने हीरे को नहीं पहचान सके, और बहरहाल जो किस्मत में होता है वो तो है सो है। लेकिन मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया कि मैं जनाब उनका बड़ा ख़ास था, मेरे उठना बैठना था, नहीं, मैं एक वर्कर था। काम, हाँ, मेरे काम बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा हैं। मैंने 1979 में मैं अरेस्ट हुआ था भुट्टो साहब के चेलम के ऊपर, और जिस काम के लिए मैं गया हुआ था इन बैंचों को पता ही नहीं कि मैं किस लिए वहाँ गया था। उसकी भी तफसील मैंने बताई हुई है। ये बेनज़ीर जो कहती है ना जी टेररिस्ट टेररिस्ट, इस गश्ती ने सबसे पहले कहा था जाओ वहाँ से जाके असला लेके आओ। तो ये उस वक़्त ये फील्ड में भी नहीं थे, हमारे साथ वो मुलाकात करती रही थी। उसने बिट्रे किया, हमने नहीं किया। वो हमें कहती थी कि जाओ अल-जुल्फ़कार को ज्वाइन करो, मेरे भाइयों का सपोर्ट करो। जब हमने सपोर्ट किया, सारा कुछ किया, बाद में इक़्तिदार के लिए हमें टेररिस्ट कह रही थी। ऐसे बेज़मीर लोगों को हम लीडर नहीं मान सकते। तो मिसयूज़ किया, अंजाम क्या हुआ देख लें, दुनिया सबके सामने है। ओके, औलाद भी वो निकली तो क्या कहूँ, जनाना निकला, बेटा भी। एक बेटी को फुल बैरी हो गई है। कोई बददुआवां पीछा छाड़ नहीं छोड़ती है जो कुछ उन्होंने उसने किया है। और जमहूरियत, जमहूरियत, ये कौन सी जमहूरियत है? तू अपनी वसीयत कर रही है कि मेरे बाद मेरा बेटा लीडर है। इज इट डेमोक्रेसी? शेम। खैर वो जितने कैलिबर की थी मुझे पता है, हाँ अंग्रेज़ी अच्छी बोलती थी, दैट्स ऑल। लेकिन ये कहना कि जी ये था वो था, सब झूठ है। मेरी उसके जो जिन नुकात के ऊपर मैंने उसकी मुखालफत की है, कोई आए बिल्कुल वो मुझे गलत साबित नहीं कर सकता। जो नज़रियाती लोग होते हैं वो ये चमचागिरियाँ नहीं करते, ये चमचागिर हैं। ना इन्होंने रास्ते वो देखे, ना इन्होंने वो चीज़ें देखी, और आज हमें ही तनकीद कर रहे हैं, और वो भी छुप कर। मर्द हैं तो सामने आए, हलाली हैं तो सामने आए, वरना फिर जाएं अपनी माओ से पूछें कि भी क्या मामला था।